स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द अयोध्या के अंदर राम टेम्पल के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा राम टेम्पल अयोध्या के अंदर में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक तो आपको अयोध्या का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अयोध्या बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे जो टेम्पल के अंदर जो ये फंक्शन है इसको कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए कि सपोज कीजिए कि आप ये उत्तर प्रदेश का मैप है, सपोज करना ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे आपको जो लखनऊ है वो देखने के लिए मिलेगा कंप्लीटली एक सेंट्रल पार्ट के अंदर में, जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। आप देखिए कि लखनऊ का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको बेसिकली अयोध्या है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो गोंडा है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि लखनऊ के आउटर साइड में एक छोटा सा टाउन है जिसको कि हम बाराबंकी के रूप से जानते हैं। यहाँ पे बहराइच सिचुएटेड है, यहाँ पे बस्ती है। तो यहाँ पे जो गोंडा का जो सदर्न पार्ट है, साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, वहाँ पे आपको जो अयोध्या नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलता है। अब एक तो ये अयोध्या का लोकेशन हुआ, इसके सदर्न पार्ट के अंदर कौन सा सिटी है स्टूडेंट्स? अयोध्या के सदर्न पार्ट के अंदर में आपको यहाँ पे सुल्तानपुर है, यहाँ पे सुल्तानपुर, रायबरेली, इधर आपको बेसिकली जौनपुर का जो एरिया है जो देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो अयोध्या का लोकेशन हुआ। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए क्या वहाँ से कोई रिवर है वो फ्लो करता है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एंशिएंट समय में जितनी भी सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, जब हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन, जो सिटीज़ का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री के समय में, तो आपको कोई ना कोई जो रिवर है वो आप नियर बाई वहाँ से क्रॉस करेगी। वो कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में। तो अयोध्या के वहाँ से कौन सा जो रिवर है वो फ्लो किया करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ बेसिकली आपको जो सरयू रिवर है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो काफ़ी सारी सिटीज़ हैं अलग अलग जो रिवर्स के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड हैं। जैसे अगर हम बात करें इनका जो कैपिटल सिटी है लखनऊ के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो गोमती रिवर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए इसके जो कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में या साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर में कानपुर सिटी सिचुएटेड है। कानपुर के अंदर आपको वहाँ पे जो गंगा रिवर है वो देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यमुना का जो इन्फ्लुएंस है, यमुना देखने के लिए मिलती है। यमुना का जो फ्लो है आगरा के आसपास के रीजन के अंदर में, आप देखिए कि यहाँ बुंदेलखंड का रीजन के अंदर में आपको जो बेतवा रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में फ्लो किया करती हैं। स्टूडेंट्स, सरयू रिवर का जो बैंक है उसके वहाँ पे अयोध्या है वो सिचुएटेड है। आपको यहाँ पे जो 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब टेम्पल के रिगार्डिंग में जजमेंट को डिलीवर किया गया था तो उस दौरान में आर्टिकल 142 है उसको यूज किया गया। आर्टिकल 142 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस है उसको देने का कोशिश किया गया था, जिसके अंदर आप देखिए कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में जो लैंड है उसको भी अलोकेट किया गया। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे जो मोस्क का जो कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में भी जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको अलोकेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में हुआ। अयोध्या के लोकेशन के बारे में हमने रीड किया। आप देखिए कि हमने रिवर सिस्टम के बारे में देखा कि कौन सी रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको सरयू रिवर के बारे में बताना है कि कौन सा रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी है। क्या एक शारदा रिवर के बारे में हम रीड करते हैं जो उत्तराखंड के अंदर फ्लो करता है, क्या उस रिवर का बेसिकली एक सरजू रिवर भी है, क्या उसका ये ट्रिब्यूटरी है? तो कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन है उससे पहले पीएम सर के द्वारा काफ़ी सारी जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर में विजिट किया गया था। लास्ट 5 to 10 डेज के अंदर में पीएम सर के द्वारा जो 7 टेम्पल्स हैं उनके अंदर में विजिट किया गया। तो आपको उन 7 टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि यूपीएससी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे अयोध्या के टेम्पल के बारे में भी डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का आपको जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये नगारा और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है, तो आप देखिए कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर नॉर्दर्न इंडिया में आप देखिएगी तो लेट गुप्ता पीरियड है उस समय ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इमर्ज होता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया गया। वहाँ पे आपको बेसिकली जो विमान है
जो टेम्पल का जो अपर पार्ट है उसके अंदर में जो डिफरेंस है, आर्किटेक्चर के अंदर जो डिफरेंस है, कि टेम्पल के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल्स है वो बनाई जाती थी या नहीं बनाई जाती थी, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उस आर्किटेक्चर का डिफ्रेंसिएशन। तो आर्ट एंड कल्चर का अपना जो बुक है उसको ओपन करना, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप अच्छे से रीड कीजिए। और स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए सब कि नॉर्दर्न पार्ट में जो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है तो उसमें उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, क्या वहाँ पे जो वॉल्स हैं वो लेविसली डेकोरेटेड हैं, क्या वहाँ पे पिलर कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था। ऐसे ही आपसे जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, देखिए कि 2019 का प्रीलिम्स का पेपर था, क्वेश्चन एक पूछ लिया गया कि जो कल्याणा मंडपा है, मीन्स जो डिवाइन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से टेम्पल्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर में जो कल्याणा मंडपा है, जो आपको डिवाइन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिसेंटली 2023 के समय भी आप देखिए कि हमारे जो होयसाल एम्पायर के जो टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो आपको होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्या वो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का क्या मिक्सर के रूप में उनको बनाया गया है। तो पीएम सर के द्वारा जो 7 के आसपास जो टेम्पल्स हैं वहाँ उनके द्वारा विजिट किया गया, एक बार उनके बारे में हम देखते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट मैम हैं उनके द्वारा भी पीएम सर के द्वारा जो अनुष्ठान किए गए हैं उनको अपने लेटर के अंदर में एड्रेस किया गया। उनके द्वारा एक लेटर के अंदर में बताया गया है अपने नेशन के पर्सपेक्टिव से जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है जस्ट बिफोर द प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संध्या पर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उन टेम्पल्स के बारे में जो पीएम सर के द्वारा विजिट किए गए, तो आप देखिए कि हमने एक नासिक के अंदर एक टेम्पल के बारे में रीड किया था जिसको कि हम काला राम टेम्पल के रूप से जानते हैं, काला राम टेम्पल के रूप से जानते हैं। तो नासिक के अंदर सिचुएटेड है। आपको इस टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों के मिक्सर रूप से इसको बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम बेसिकली जो वनवास के लिए गए थे, जब एग्जाइल के अंदर में गए, तो उस दौरान में अपना कुछ टाइम है उनके द्वारा इस एरिया के अंदर बिताया गया था। काला राम टेम्पल के अंदर में कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, नासिक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीएम सर आंध्र प्रदेश के लिए विजिट के लिए गए और वहाँ पे आप देखिए कि वीर भद्र स्वामी आपको एक टेम्पल देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम लिपाक्सी टेम्पल के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि इसको हमने करंट अफेयर के अंदर भी डिस्कस किया था लिपाक्सी टेम्पल के बारे में, जब हमने आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी या फरवरी के समय में रीड किए थे। क्योंकि आप देखिए कि 2020 के समय में हमारे यहाँ पे 2023 के समय G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और मीटिंग के से पहले हमारे जितने भी आर्ट एंड कल्चर के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनका रिनोवेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया गया था, जिससे कि बाहर के जो डिग्नेटरीज हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग के दौरान में आप देखिए कि सभी मिनिस्ट्रीज का मीटिंग होता है, तो बाहर के जो डिग्नेटरीज आए यहाँ पे तो उनको बेसिकली हमारा जो टूरिज्म है, हमारा जो कल्चर है वो उसको यहाँ पे शो किया जा सके। तो लिपाक्सी टेम्पल आप देखिए कि हम जटायु नाम के एक पक्षी के बारे में रीड करते हैं, जब आप रामायण को जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर में लिपाक्सी जो टेम्पल है बेसिकली एक पक्षी को डेडिकेटेड है। लिपाक्सी मतलब पक्षी, पाक्सी मीन्स पक्षी को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रामास्वामी टेम्पल के बारे में है जिसकी जो स्लोपी रूफ है वो आपको देखने के लिए मिलती है, केरल के अंदर वो सिचुएटेड है, जहाँ पे पीएम सर के द्वारा विजिट किया गया था। फोर्थ आप देखिए कि यहाँ पे रंगनाथा स्वामी टेम्पल है जो लॉर्ड श्री राम के जो मेन डिटीज हैं जिनके रूप में उनको वर्शिप किया जाता है, और यो तमिलनाडु के एक नियर बाई एरिया के श्रीरंगम का जो एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि श्री रंगनाथ स्वामी जो टेम्पल है कहाँ पे है, श्रीरंगम का एरिया है और तमिलनाडु के अंदर में है। लार्जेस्ट आपको उसका जो गोपुराम है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसको राजा गोपुराम के रूप से भी जाना जाता है। उसके बाद में पीएम सर के द्वारा जो यहाँ पे रामेश्वरम का जो एरिया है जहाँ पे रामनाथ स्वामी जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है, वहाँ पे विजिट के लिए गए। आप देखिए कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड वो टेम्पल है रामनाथ स्वामी। यहाँ पे रंगानाथ स्वामी है, रंगानाथ स्वामी ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, जो 12 ज्योतिर्लिंग्स है उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएम सर के द्वारा जो अग्निर्थम एक रिचुअल है उसको भी कैरी आउट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2 टेम्पल्स बेसिकली हमारा जो धनुषकोडी आइलैंड है वहाँ पे सिचुएटेड है, इसमें आपको कोडंग रामास्वामी टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए कि अरिचल मुनाई नाम का एक टेम्पल है जहाँ पे पीएम सर के द्वारा धनुषकोडी का जो आइलैंड है वहाँ पे विजिट किए। तो स्टूडेंट्स ये टेम्पल्स के बारे में हमने देखा, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको रीड करना है, आपका होमवर्क, और आपको सरयू रिवर का जो कौन सी रिवर का यहाँ पे
ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स, मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है लास्ट 6 मंथ से काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन है, एथनिक वायलेंस वहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो वहीं के पीएम के रेजिग्नेशन के पर्सपेक्टिव से या रेजिग्नेशन का जो डिस्कशन है उसके पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखिए कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक तो फ्लोर के ऊपर मेजोरिटी होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी पर्सन को रिमूव किया जाता है तो इंटरनल पार्टी का वो पॉलिटिक्स का न्यूज़ है, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कुकी जो ट्राइब है, आपको एक मणिपुर का जो मैप के बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज कीजिए इस तरीके से रफली मैप आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको है कि एज ए फुटबॉल जो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको इक्विवेलेंट माना जाता है, जिसका वैली एरिया के अंदर में आपको जो मीती ट्राइब है उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। 60% के आसपास पॉपुलेशन पाई जाती है मीती ट्राइब का वैली एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि मणिपुर का जो 40% पॉपुलेशन है वो हिली एरियाज के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे आपको कुकी है, जो है, ऐसी जो ट्राइब्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको बेसिकली यहाँ पे डिसबैंड किया जाएगा, उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मणिपुर के अंदर वायलेंस के अंदर माना गया कि बेसिकली जो म्यांमार की कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी यहाँ पे रोल है। हो सकता है कि इन म्यांमार के अंदर जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको पाकिस्तान के द्वारा फंड किया जाता हो या चाइना के द्वारा फंड किया जाता हो, तो वहाँ पे म्यांमार के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी एक रोल है, वो देखने के लिए मिला है एथनिक वायलेंस का इतना लार्ज स्केल के अंदर जो स्प्रेड हुआ उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि फ्री मूवमेंट रिजाइम को जो यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है, कुकी जो बेसिकली ट्राइबल है उसके द्वारा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो अपोजिशन है वो उसको कैरी आउट किया गया, अपोज किया गया है इस डिसीजन को। फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 16 किलोमीटर का एरिया है वहाँ तक अलाउ किया जाता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एक दूसरे के साथ में जो एक बॉर्डर के दूसरे पार भी जो रिलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बेसिकली एक तो बॉर्डर एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन बॉर्डर्स हैं। 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का है। कौन कौन से स्टेट के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या त्रिपुरा के साथ भी करते हैं, क्या मिजोरम के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि ऑर्डर रिलीज किया गया था एम्स के द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा, कि बेसिकली हाफ डे के लिए जो क्लिनिकल सर्विस है वो ओपन नहीं रहेंगी। क्लिनिकल सर्विस मीन्स ओपीडी जो है वो ओपन नहीं रहेगी। उस डिसीजन को रिवर्स किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि सभी जो क्लिनिक सर्विस हैं वो यहाँ पे ओपन है। ये बेसिकली जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन होने वाला था उसके रिगार्डिंग में ऐसा ऑर्डर है उसको पास किया गया था अर्लियर फेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट केरल के बारे में है। आप देखिए अगर किसी लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं वो कम होंगे तो उस लैंग्वेज का जो बोलने वाले जो लोग हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो आपको डिक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा ही केरल के कन्नूर के अंदर एक लैंग्वेज है जिसको कि हम एंडेंजर्ड लैंग्वेज के रूप से कह सकते हैं। केरल का जो कन्नूर है, आप देखिए कि इस कन्नूर के अंदर एक कन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिला था। जो कर्नाटका के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कुछ एरियाज़ को क्लेम किया गया था कि वो कर्नाटक एरिया के अंदर सिचुएटेड है। उस समय में हमने डिस्कस किया था कि हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट के द्वारा क्लेम किया जाता है उस एरिया के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर आप देखिए कि हमने राजस्थान और गुजरात के पर्सपेक्टिव से जो एक हिल्स का जो एरिया है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के रीजन के अंदर सिचुएटेड है उसके बारे में रीड किया था। आप देखिए कि आसाम और मेघालय के अंदर भी ऐसा एक कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था कुछ दिन लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में। सरचू नाम का एरिया है, परमाणु नाम का एरिया है, कनिका आइलैंड है, उन सभी के बारे में हमने उस समय रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कन्नूर के बारे में, तो आप देखिए कि कन्नूर के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको कि यूनिक लैंग्वेज के रूप से जानते हैं, मधिका। मधिका जो लैंग्वेज है बेसिकली वहाँ पे एक कम्युनिटी पाई जाती है, चाकालिया नाम का जो कम्युनिटी है, चाकालिया नाम का जो कम्युनिटी है उसके द्वारा बेसिकली उसको बोला जाता है। तो इसका जो बोलने वाले जो लोग हैं उनका संख्या प्रेजेंट समय में 2 है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि आप सपोज कीजिए आप नेटिव एरिया से बिलोंग करते हो, अगर आप उत्तर दिल्ली के अंदर रहते हो सकता है कि आपका 3-4 जनरेशन से पहले जो लोग हैं वो गाँव के अंदर रहा करते होंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहीं ना कहीं रहा करते होंगे, सदर्न इंडिया के अंदर भी। तो आप देखिए वो लोग अगर दिल्ली के अंदर माइग्रेट किए हैं आपका 3-4 जनरेशन से पहले,
तो आपका भी जो लैंग्वेज है वो आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको इस तरीके से बोलना नहीं आएगा। इस तरीके से लैंग्वेज का जो एंडरजनमेंट लैंग्वेज का जो स्पीकर्स हैं वो कम होते हैं, उसको बेसिकली एंडरजनमेंट का जो सिचुएशन है उसके अंदर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे एफसीआरए एक्ट के थ्रू कुछ एनजीओज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए लाइसेंस है, उसको कैंसिल किया गया। तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है। जो हमारा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अलावा आप देखिए कि वर्ल्ड विजन इंडिया नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में वर्क करता है, तो उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया एज ए डेमोक्रेसी है। इस तरीके से एनजीओज का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है। आर के विज सर के द्वारा पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में लिखा गया है, क्या उसका जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसका इंटरसेप्शन को कैरी आउट किया जाएगा, तो उनकी के बारे में इन्होंने मेंशन किया। आप देखिए कि 1898 के समय में कॉलोनियल एरा के समय लास्ट टाइम जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो 125 ईयर्स के बाद में जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है। और आप देखिए कि पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके रिगार्डिंग अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा अपोज किया गया था कि वहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 2 एक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक टेली कम्युनिकेशन का बिल है 1885 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करने के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट भी है जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा उसको पास किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इंटरसेप्शन के बारे में डिस्कस करें तो 1996 का आपको एक कानून है वो देखने के लिए मिलता है, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा एक प्रोसीजर है उसको सेड किया गया। आर्बिट्रेरीनेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर है, उसके बारे में बताया गया कि पावर का मिसयूज है वो नहीं किया जा सकता है अथॉरिटीज के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरसेप्ट करने के रिगार्डिंग में। अगर हम प्रेजेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो कानून है उनके बारे में बात करें तो आप देखिए कि IT एक्ट है, IT एक्ट का जो सेक्शन 69A है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंटरसेप्शन के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको दिया गया है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी कुछ आपको जो एब्सोल्यूट नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, कुछ उसके एक्सेप्शंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंट्री का जो सिक्योरिटी एंड सॉवर्निटी है उसके पर्सपेक्टिव से, फ्रेंडली रिलेशंस विद हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिनके रिगार्डिंग में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका भी आपको कंप्लीट एब्सोल्यूट वे में नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है इसको KS पुट्टास्वामी केस के अंदर में। तो कंप्लीटली जो इंटरसेप्शन है वो कैरी आउट नहीं किया जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शन है, कंट्री का जो सिक्योरिटी है उनके पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि आने वाले समय में किया जाए। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो जजमेंट है वो बताया गया है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में कि कैसे जो इंटरसेप्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द जापान के पर्सपेक्टिव से है, जापान का जिस तरीके से एयर स्पेस के अंदर में उनके द्वारा काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया गया, तो उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडिया को भी यहाँ पे जापान के साथ में जो कोलोब्रेशन है उसको कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए G20 के जो मीटिंग है उस दौरान में इस डिस्कशन को कैरी आउट किया गया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। बट आप देखिए कि जब 7 अक्टूबर के दिन से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ, इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक के अंदर में गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक किया गया, तो आप देखिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा डिटरेटिंग सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि अरब कंट्रीज और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से सामने आया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीटली नाउ इन द कोल्ड स्टोरेज के अंदर में है, तो इसको रिवाइवल करने का जरूरत है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो अटैक हुआ उसके बाद में होती रिबेलियंस के द्वारा रेड सी के अंदर में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बेसिकली डिस्टर्ब किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें स्वेज कैनाल का एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, स्वेज कैनाल के अल्टरनेटिव अगर रूट होगा तो कोई भी डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है उसके थ्रू वहाँ पे जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जा सकेगा। तो उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एसर का जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि NGO प्रथम के द्वारा निकाली जाती है। आप देखिए कि रूरल बेस्ड रिपोर्ट है, आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या हाउस गोइंग रिपोर्ट है, हाउस होल्ड बेस्ड जो चिल्ड्रंस है उनका ये रिपोर्ट है वो पब्लिश किया जाता है एसर के द्वारा, 2005 के समय से किया गया है।
2023 का जो रिपोर्ट है उसके अंदर में बेसिकली बियॉन्ड द बेसिस जो 14 to 18 का जो एज है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो स्टूडेंट्स उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 90% हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके पास में बेसिकली स्मार्टफोन है प्रेजेंट समय में। बट यहाँ पे बताया गया है क्या वो उनको बेसिकली फ्री एक्सेस है, क्या वो ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेसिकली डिस्कस किया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसके ओनरशिप के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुद का है, बेसिकली फैमिली का डिवाइस यूज नहीं करता है, तो उसके द्वारा जो ब्राउजिंग जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा, वाइड किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हो सकता है कि फैमिली का उनके द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें बताया गया कि गर्ल्स के पास में ओनली 20% गर्ल्स है जिनके पास में खुद का जो स्मार्टफोन्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है इन द इनिशियल फेज, या अगर घर पे वो रहा करते हैं तो उनकी रिगार्डिंग में। तो आप देखिए उसके अंदर बताया गया है कि बेसिकली अगर उनका खुद का नहीं है तो उनके द्वारा कंप्लीटली जो ब्राउजिंग का जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं किया जाएगा। कैसे यहाँ पे जो इंटरनेट के थ्रू जो नॉलेज है उसको गेन करना है, या उनको कैसे क्वालिटी वे में वो जो ब्राउजिंग का एक्टिविटी है वो कर पाएँ। स्टूडेंट्स उसी एसर की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 90% के पास में फ़ोन है, बट लोगों को यहाँ पे नहीं पता है कि जो इम्पोर्टेंट जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे उसको यूज़ करना है, कौन कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से गेन करना है, उन सभी के बारे में उनको नहीं जानकारी है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जिसके अंदर में ओवर यूज़ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ है वो किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी डॉक्टर के पास में विजिट करते हो, डॉक्टर के द्वारा 1 या 2 एंटीबायोटिक्स आपको अदर वे में लिखी जाती हैं, वो बेसिकली वहाँ पे एक एमआर जो लोग हुआ करते हैं, एमआर कौन होते हैं बेसिकली स्टूडेंट, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप से उनको हम जानते हैं, जो भी यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं जिन कंपनीज के द्वारा। तो आप देखिए कि वो बेसिकली डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये मेडिसिन को अगर आप यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको लिखते हो तो बेसिकली आपको इस तरीके का जो कुछ कमीशंस के बेसिस पे या कोई ना कोई आपको जो प्रॉफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एथिकल कंडक्ट के रिगार्डिंग में मेडिकल सेक्टर में काफ़ी सारे प्रोविजंस भी लाए गए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि ऐसे इस तरीके से कोई ओवर यूज का जो मेडिसिन है वो नहीं लिखा जाएगा। एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स का टू मच यूज होने की वजह से आप देखिए कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं हेल्थ के ऊपर में। एंटीबायोटिक्स के द्वारा प्रेजेंट समय में काफ़ी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, बॉडी उनको जो बेसिकली उनके अगेंस्ट में जो रिएक्शन है वो कैरी आउट नहीं करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में है। स्टूडेंट्स 1971 के समय जब बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस उसको अचीव किया था, तो आप देखिए कि इंडिया बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस को अचीव किया उसी समय से इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय में। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो क्रिटिकल मिलिट्री एंड द जो मटेरियल सपोर्ट है वो भी बांग्लादेश को प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा। पर आपको इनिशियल फेज के अंदर में 1970s का जो एरा है उस समय में बांग्लादेश के अंदर में एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जो शेख हसीना मैम है 1996 के समय में पावर के अंदर में आते हैं, जब देखिए कि शेख हसीना मैम का जो कम्प्लीटली फैमिली है उनको असैसिनेट कर दिया गया था बांग्लादेश के अंदर में। तो काफ़ी बार एक आपको स्टेटमेंट है जो लाइन है वो देखने के लिए मिलता है कि ईजी नहीं है शेख हसीना मैम बनना, ईजी नहीं है, अपना जो फैमिली का कंप्लीट सेक्रीफाइस है वो कर दिया गया था। आप देखिए कि उस समय ये प्रेजेंट नहीं थे बांग्लादेश के अंदर में, नहीं अगर ये प्रेजेंट होते तो हो सकता है कि इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता उस दौरान में। तो इनिशियल फेज में इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो सही नहीं थे, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि इनिशियल फेज में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंसर्जेंसी है, वाटर शेयरिंग है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यू आपको देखने के लिए मिलते हैं। 96 के समय जो शेख हसीना मैम है वो पावर के लिए आती हैं, उस समय से इंडिया और बांग्लादेश का जो बायलेटरल ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। हमारे यहाँ पे जो वाटर का जो प्रॉब्लम था उसको भी वहाँ पे डिसाइड किया गया। लास्ट अगर हम 1 डिकेड के अंदर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रो किया है, उसके बारे में बताया गया। बांग्लादेश इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के रूप में इमर्ज हुआ है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना है बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया के अंदर में। आप देखिए कि 2022 के समय दोनों ही कंट्रीज के द्वारा जॉइंट फीजिबिलिटी स्टडी किया गया था कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में, कि दोनों ही कंट्रीज के द्वारा जो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो इंडिया और बांग्लादेश का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि दोनों ही कंट्रीज ने बेसिकली यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिस्कस किया।
बट बांग्लादेश प्रेजेंट समय में जो चाइना का रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP के नाम से उसको हम जानते हैं, तो आप देखिए कि बांग्लादेश उसका भी पार्ट है। तो इंडिया के द्वारा कभी कभी जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं कि इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश का और चाइना के साथ में भी। अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दिया गया है 2010 के समय से। आप देखिए कि जो अकूरा अगरतला रेलवे लिंक है उसको इंडिया के द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया गया। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो बेसिकली नेपाल से या भूटान से बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश के लिए सप्लाई किया जाए इंडिया के थ्रू में, तो उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है, जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। चिटगांव और जो मोंगला पोर्ट है उसको कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में जो अकूरा अगरतला जो रेलवे लिंक है उसको भी वहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का जो कार्गो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया गया है प्रेजेंट समय में। तो उन्हीं सब टॉपिक्स को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया इस आर्टिकल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो क्रिटिसिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो क्रिटिसिज्म है, बांग्लादेश एंटी क्राइम एंटी टेररिज्म जो टास्क फोर्स है वहाँ पे बनाई गई हैं, ह्यूमन राइट का जो वायलेशंस है, ऐसे काफ़ी सारे आपको जो क्रिटिसिज्म है वो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। चाइना के द्वारा भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, 12 हाईवे हैं, 21 के आसपास ब्रिज हैं, कुछ पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना के द्वारा वहाँ पे डेवलप किए गए हैं। तो इंडिया के लिए कंसर्न भी है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिए इंडिया का जो कोऑपरेशन है जो म्यांमार और बांग्लादेश के थ्रू हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में है कि हमको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स निसार प्रोजेक्ट के बारे में है, तो आपको निसार प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। निसार प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है, आप देखिए कि नासा इसरो, NI का मीन है नासा और इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर एक रडार मिशन है। बेसिकली इसका मेन मोटिव है, इसको डिजाइन किया गया है नेचुरल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से कि अर्थ का जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है उसके अंदर में क्या चेंज आता है उसका इसको ऑब्जर्वेशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी के रूप में निसार मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। और आप देखिए कि वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन जो डाटा है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा। 3 ईयर्स मिशन का जो एक्सपेक्टेशन ईयर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। युगांडा के जो बेसिकली पॉलिटिकल है जो हेड हैं उनके द्वारा इंडियंस को जैसे वहाँ से एक्सपल्जन किया गया था उसके बारे में मेंशन किया गया है। 1970s का जो एरा है उसके बारे में। तो आप देखिए कि नेम का जो समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है युगांडा के अंदर में, तो वहीं पे ही ये जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया। अर्लियर जो भी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में उनके द्वारा बेसिकली उनको रिग्रेट माना गया है कि वो गलती हुआ है उनके द्वारा, उनके अथॉरिटीज़ के द्वारा नेम समिट के दौरान में उनके जो हाईएस्ट हेड हैं उनके बारे में उनके द्वारा कहा गया। आपको यहाँ पे कंपाला सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमने इसको रीड किया था लेक विक्टोरिया के पर्सपेक्टिव से। मॉस्किटो के रिगार्डिंग में जो फिश है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप देखिए रिसेंटली आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा पंजाब है, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में इन फिश को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो मॉस्किटो का जो फाइट है उसके रिगार्डिंग में ये हेल्प करती हैं। मॉस्किटोज को बेसिकली बाइट किया जाता है इन फिश के द्वारा, तो इसी वजह से इन फिश को बेसिकली हमारा जो मलेरिया प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको मलेरिया को कैसे कंट्रोल, उसी के रिगार्डिंग में इनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। 1928 के समय जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर हुआ करती थी तो उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो मॉस्किटो फिश है उनको इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे तालिबान के एनवॉय हैं उनको इनवाइट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में एक जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिला कि तालिबान के द्वारा इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया 2008 के समय, हक्कानी ग्रुप के द्वारा इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था, तो उनको बेसिकली इस तरीके से इनवाइट नहीं करना चाहिए। बट आप देखिए कि इंडिया ने कहा कि रूटीन प्रोसीजर है, पाकिस्तान को एक्सेप्ट पाकिस्तान और सारी कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया जाता है ऐसे इंडिया के द्वारा। अब प्रेजेंट समय में जो अफगानिस्तान का जो एम्बेसी इंडिया के अंदर हुआ था वो भी डिसकंटिन्यू हुआ है, वहाँ पे फंड का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। आपको बेसिकली यहाँ पे बोमियान बुद्धिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए, अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस हुआ है। आप देखिए कि बोमियान बुद्धिज्म का जो एरिया है बेसिकली एक आपको जो रोक के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे स्टैचू बनाया गया था बुद्धिज्म का, और बाद में तालिबान के द्वारा स्टैचू है उसको तोड़ दिया गया था। तो आप उसके बारे में गूगल से ज़रूर करना कि आप देखिए कि यहाँ पे अगर काबुल सिचुएटेड है तो इधर आपको बोमियान बुद्धिज्म है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है।
81% सिटीजन्स के द्वारा साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कहा गया है। ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद का जो कमीशन बनाया गया था या पैनल बनाया गया था उनके चेयरमैनशिप में साइमल्टेनियस इलेक्शन को स्टडी करने के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा कहा गया है। आप देखिए कि अपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन जो पार्टीज है उनके द्वारा अपोज किया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो आपको पता होने चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्शन के समय में हमको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि स्टेट्स के अंदर अगर इलेक्शन हुई है तो 2 मंथ का जो टाइम है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से जाता है। तो उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बिग प्रोजेक्ट है उसको पास नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ पे रिलीज नहीं किया जा सकता है। तो पॉलिसी पैरालाइसिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है साइमल्टेनियस इलेक्शन ना होने की वजह से। अगर ये होते हैं तो ये कम से कम देखने के लिए मिलेगा। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो नेशनल हमारे कुछ आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट है। लोकल जो गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर में यहाँ पे ये माना जाता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट करेगा। रीजनल पार्टी जो लोकल अपने इश्यूज़ के ऊपर में फाइट करती हैं। आप उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखिए कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रीजनल पार्टी देखने के लिए मिलेंगी। एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग उसका जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी तो कंप्लीट इंडिया के अंदर में है। बट आप देखिए कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ से उसका वोट शेयरिंग है, वोट परसेंटेज है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। या जो राजस्थान जो टच करता है इस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साइड बाई एरियाज़ के अंदर में भरतपुर का जो पार्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है वहाँ पे आपको एक डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर में काफ़ी सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बनाया गया है, उसके रिगार्डिंग में अलग अलग अलायंस के अंदर में वो पार्ट के अंदर में है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो मैंडेट है, उनका जो विजन है वो कम्प्लीटली डैमेजिंग सिचुएशन के अंदर में आता है अगर यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन को कैरी आउट किया जाएगा। बट आप देखिए कि इसका रिगार्डिंग में एक स्टडी भी है। स्टडी ये है जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और उड़ीसा के भी जो स्टेट के जो इलेक्शंस है उसी के दौरान में कंडक्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ 2014 के समय भी कंडक्ट हुए, 2019 के समय भी। और आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल किया करती है वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, मीन्स उसका उड़ीसा उसके नियर बाई स्टेट्स के अंदर ही जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो उड़ीसा के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी उसके द्वारा जो वहाँ पे विक्ट्री है वो गेन की जाती है। तो उसके रिगार्डिंग में एक इसका एक ड्रॉबैक भी है, जिस तरीके से कहा जाता है कि रीजनल पार्टीज़ के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू होंगे। मोर नेशनल पार्टीज़ को जो बेनिफिट है, बिग प्लेयर्स को जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है। पॉलिटिकल पार्टीज मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, आप अपने मेंस के आंसर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है उसका नेम मेंशन कर सकते हो। आप ये नहीं मेंशन करोगे कि कौन से एरिया के अंदर में डोमिनेटिंग है या जो भी यहाँ पे अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन या डेरोगेटरी लैंग्वेज है वो नहीं यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया के अंदर में 1967-68 तक के समय तक कंडक्ट किए जाते थे। आप देखिए उस समय में काफ़ी सारी स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसकंटिन्यू किया गया था। उसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो साइकिल है उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है। समय समय पे हमारे जो लॉ कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका भी प्रेजेंस काफ़ी हायर चाहिएगा आपको अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को यहाँ पे आपको कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हिजबुल्लाह के बारे में है, आप देखिए कि नॉन स्टेट एक्टर है, एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इजराइल का जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। जर्मनी के अंदर जो फार्मर्स है उनका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूस है वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। पैलेस्टाइन के बारे में भी है, अब इसके बारे में कंटिन्यूस हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, लास्ट 100 डेज के भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आप देखिए कि हमने इसका जो लोकेशन है उसको भी काफ़ी बार देख लिया है। इजराइल का लोकेशन कहाँ है, गाजा स्ट्रिप किधर है, वेस्टर्न बैंक किधर है, जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि लेबनान है, लेबनान के अंदर में आपको हिजबुल्लाह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लटीनी रिवर है, यहाँ पे आपको जो गोलन हाइट्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सीरिया से अनेक्स किया गया था 1967 के समय में। आपको यहाँ पे जो राफा बॉर्डर है जो इजिप्ट के साथ में सनाई पेनिनसुला है उसको शेयर करता है। क्या यहाँ पे रेड सी से कनेक्ट है इजराइल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है
गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। ये पार्ट बेसिकली गल्फ ऑफ अकाबा के लिए जाता है, जहाँ पे जो देखिए कि सरमिल शेख नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है इजिप्ट का गल्फ ऑफ अकाबा के ओपनिंग एरिया के अंदर ही। तो आपको इन लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेज न्यूज़पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।